नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री ने पूरे देश से जो अपील की है, उस अपील को लेकर अब उन्होंने क्या, किस वजह से की है, देश में कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है या फिर उन्होंने लोगों को एक सीख दी है, एक समझाने की कोशिश की है कि आप खर्चों में कटौती करें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, यहाँ पर सोना न खरीदें, विदेश यात्राओं पर अपनी रोक लगा दें। लेकिन जिस तरीके से एक जनसभा में ये बात प्रधानमंत्री ने कही, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई बड़ा आर्थिक संकट देश में आहट दे रहा है। क्योंकि इस संकट की आशंका पहले से ही दिखाई पड़ रही थी जब 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। हम लोग इस कार्यक्रम में भी लगातार बात कर रहे थे और डीबी लाइव के दूसरे कार्यक्रमों में भी इसकी चर्चा हो रही थी। संसद में भी इसकी चर्चा हुई कि संसद में इस पर विपक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर संसद में बहस कराई जाए, बात कराई जाए, प्रधानमंत्री उस पर जवाब दे कि क्या स्थितियां देश में, आर्थिक स्थितियां, तेल संकट क्या यहाँ पर वास्तव में बना है। लगातार मना किया जाता रहा सरकार की तरफ से, कोई आर्थिक संकट नहीं है। सिलेंडर के लिए इतनी मारामारी रही, 4-5 हज़ार रुपए में ब्लैक मार्केटिंग उसकी हो रही थी, लेकिन कहा यह गया कि सब कुछ ठीक है। अब अचानक चुनाव बीतने के बाद जब नतीजे आ गए हैं और उन नतीजों के बाद अचानक प्रधानमंत्री कहते हैं, आपका 5-6 पॉइंट वो बताते हैं कि आपको इन चीज़ों पर गौर करना है। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल बचाने की नसीहत दे रहे हैं पूरे देश को और खुद एक ऐसी रैली कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा रोड शो कर रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चुनाव भी नहीं है। उसके बाद अब विदेश यात्रा की तैयारी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को ये इस अलर्ट मोड में रखा है, अलर्ट किया है और ये कहा है कि कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है, अब ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि कहीं ये देश में आर्थिक आपातकाल वाली स्थितियां तो नहीं बन रही हैं, कि सरकार उसकी तैयारी कर रही हो। क्या कुछ है इसके पीछे, क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, क्या वास्तव में स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं, इसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक हैं और आप अपने अध्यापन भी किया है और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर आप लिखते पढ़ते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और पहला मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगा कि ये एक अचानक प्रधानमंत्री का ये कहना, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि चुनाव नतीजे आ गए, वो ये बात कह सकते थे, लेकिन जिस तरह से वो पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, तो कहीं एक जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली स्थिति तो देश में नहीं बन रही है कि उसके पहले की भूमिका बना रहे हो। समीर जी, आप कह रहे हैं ये आर्थिक बदहाली की परिस्थिति बन रही है, ये तो पिछले 2.5 महीने से बनी हुई है। ये देश के किस आदमी को नहीं पता, किस आदमी को नहीं पता जिसको अर्थशास्त्र का जरा भी ज्ञान है। अरे मैनेजर का काम क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है उसका काम क्या होता है, एंटिसिपेट करना प्रॉब्लम को जी। और ये प्रॉब्लम 2.5 महीने पहले से पूरे हिंदुस्तान को दिख रही थी, हर आदमी को पता था। अच्छा, पहले तो आपने ये गलती की, आपने सारे डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों को मान लिया, फिर आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, फिर आपने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, सब्सिडाइज तेल खरीदना बंद कर दिया, सारा का सारा तेल आप डॉलर में खरीदने लगे, जबकि वो लोग आपको रुपए में तेल भेज रहे थे, आपको डिस्काउंट में तेल दे रहे थे। तो मानी बात है कि सब कुछ डॉलर में खरीदोगे तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा। बिल्कुल। अच्छा, जब डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, तो मानी ये अब $60 का भी जब क्रूड था और 80 रुपए का था, तो 80 × 60, अब वो 95 का हो गया, तो 60 × 95, तो 15% कॉस्ट तो अपने आप पड़ जाएगी जब रुपया कमजोर हो जाएगा। तो आपने तो डोनाल्ड ट्रंप का क्यों मजबूरी में पालन किया, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, ये उन्हें भी पता था, मेरे ख्याल से मोदी जी को पता था, उनके सलाहकारों को भी पता था, लेकिन अभी तक तो उन्हें एक हिंदुत्व का भूत जो उन्होंने भारत के ऊपर चढ़ा दिया है, वो उसको करना था, इलेक्शन उन्हें करना था। वहां के जो SIR के वो थे, ऑर्गेनाइजर थे, उनके जो उसकी सुपरविजन कर रहे थे, उनको बड़ा पद उन्होंने दे दिया और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें बड़ा पद दे दिया। तो जिन ने उनको सहयोग किया वहां बंगाल के अंदर इलेक्शन येन केन प्रकार ऋण जीतने के लिए, उन सबको उन्होंने ओब्लाइज कर दिया। आपको मिश्रा जी याद होगा, राष्ट्र जो ये श्रीलंका के अंदर आंदोलन हुआ था और क्रांति हुई थी, किस वजह से हुई थी आपको पता ही होगा जी। उसका जो मुख्य कारण था, एक तो कोविड की वजह से टूरिज्म वहां ठप हो गया था, बाहर के लोग आने बंद हो गए थे,
और दूसरा कारण यह था कि वहां के राष्ट्रपति ने हमारे माननीय मोदी जी की तरह, वो भी शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, उन्होंने कह दिया था कि अब हम केमिकल फर्टिलाइजर, इंपोर्टेड फर्टिलाइजर को यूज नहीं करेंगे, अब हम केवल कंपोस्ट यूज करेंगे। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी ठप हो गई जी, डॉलर का देश के अंदर आना बंद हो गया, और उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर पूरी तरह से ठप हो गया। भाई आप कह रहे हैं 50% हम कंपोस्ट यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे। अरे आपको पता है, पूरे देश को पता है कि गल्फ कंट्री में इस तरह की समस्या होने से, हॉर्मोज के बंद होने से फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होगी। और हम लोगों की पुरानी वीडियो उठा के आप देख लीजिए, हम लोग 2 महीने से ये कह रहे हैं इस बार जो खरीफ का सोइंग होगी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा यहाँ पे अन्न का संकट पैदा होने वाला है, हर चीज का संकट पैदा होने वाला है। लेकिन आप तो तब तो, क्योंकि इलेक्शन था, आप कहते रहे साहब 90 दिन का है, मैंने ये कर दिया, मैंने 14 के बाद इतना तेल का भंडार बना दिया। वास्तविकता यह है, तेल का भंडार वही बने हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से अंडर प्रोसेस थे। 2014 के बाद एक भी नई स्कीम नहीं अनाउंस हुई है। फिर रिलायंस इंडस्ट्री का जामनगर का प्लांट आप देखिए, इंटरनेशनल डॉलर में क्रूड मंगाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, जिस दाम पे एक्सपोर्ट करते हैं उससे 1.5 गुने दाम पे हिंदुस्तानियों को देते हैं। तो जब कोविड के समय ऐसा समय आ गया था, उस समय जब $15-20 पर बैरल का तेल मिलने लगा था, तो भी आपने 100 रुपए का पेट्रोल हमसे यूज किया। अब हम चाहते हैं हमको मूर्ख बनाना, हमको बेवकूफ बनाना। सोमनाथ के अंदर जो उनकी यात्रा निकली, आप देखिए उनके पीछे कितनी गाड़ियां हैं जी। भाई, उन्हें लगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जैसे कह दिया था 1965 में कि एक समय का खाना बंद कर दो, लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के अंदर वो छवि देखते थे, वो ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं जी। लेकिन ना मोदी जी की तो माया ही अलग है। चुनाव आयोग उनके पास है, ईडी सीबीआई उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है, चीफ मिनिस्टर्स उनके पास हैं, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा, सम्राट चौधरी जैसे क्रिमिनल्स उनके पास है। तो उनको किसी से डरने की क्या आवश्यकता है, वो अपना हजारों सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से निकल गए। अच्छा, वहां तो मिश्रा जी आपको उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा भाई, 2.5 महीने देखे उन्होंने बड़ी मेहनत की है जी। उस समय देश की अर्थव्यवस्था सोचने का उनके पास टाइम कहाँ था, उन्हें बंगाल का इलेक्शन जीतना था, उन्हें असम का इलेक्शन जीतना था, उसके लिए उन्होंने एड़ी चोड़ी का जोड़ लगा दिया, अमित शाह साहब को वहां बिठा दिया और उसके बाद उन्होंने बंगाल का चुनाव जीत लिया। अब 2.5 महीने इतनी मेहनत की है, गर्मी इतनी ज्यादा भारतवर्ष के अंदर हो गई है, तो जरा स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन जरा घूम आए, वहां ठंडी हवा ले ले। वैसे ही यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। अब तो डॉक्टर्स ये कहने लगे हैं समीर जी कि हिंदुस्तान के अंदर एनसीआर के रहने वाले लोगों पे लंग कैंसर इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो जाएगा कि एक प्रकार की महामारी का रूप धारण कर लेगा, जिस प्रकार के लंग्स यहाँ के लोगों के हैं। अगर आप दिल्ली के लोगों का और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लंग्स का एक्सरे ही कंपैरिजन कर लें, पता चलेगा हमारे सारे लंग जो है बिल्कुल काले हो चुके हैं। उस पर चिंता नहीं है, वो तो अपना जाएंगे वहां ऑक्सीजन लेंगे, मस्ती से अपना ठंडी हवा में सूखेंगे, 45 डिग्री का टेम्परेचर हम और आप झेलें। लेकिन सर एक चीज़ मुझे बताइए, और हम जानने की लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं हैदराबाद में, और उसके बाद ही आपने जो जिक्र किया वो जामनगर में बढ़िया बाकायदा रोड शो कर रहे हैं। चलिए आप चुनाव के टाइम पे करते हैं, अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है, रोड शो की ऐसी, ये शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं है लेकिन कहना पड़ रहा है कि रोड शो की ऐसी लत लग गई है प्रधानमंत्री को, जहाँ जाते हैं वहाँ एक रोड शो करना, मुझे लगता है कि उनके कार्यक्रम में एक तय रहता है कि अगर वहाँ उम्मीद है कि भीड़ भाड़ जुटे। अब ये नहीं है कि मणिपुर में जाएंगे तो वहाँ भी करेंगे रोड शो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर वो रोड शो करने की इच्छा रखते हैं और वहाँ करते भी हैं। तो वो दिखाना क्या चाह रहे थे? अच्छा, उसी समय उनके सारे प्रोग्राम भी बाहर आ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। देश के लोगों को वो क्या वास्तव में क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग निरे मूर्ख हो, कुछ नहीं समझते, और मैं जैसा हाँक रहा हूं आप ऐसे हाँकने को तैयार हो, या फिर वो मतलब कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये कह देंगे और कल से लोग इसका पालन करते रहेंगे और मैं ये काम करता रहूंगा? समीर जी, उनका कहना केवल ये है, वो केवल ये जताना चाहते हैं देश की जनता से जी, आई डोंट केयर फॉर यू, आई डोंट केयर फॉर यू। तुम लोग मुझे वोट दो या न दो, मैं तो जीतूंगा, मैं वोट कटवा दूंगा, वोट जुड़वा दूंगा। जब गुजरात के अंदर इलेक्शन होगा तो उड़ीसा और बंगाल के लोग आके वोट देंगे, बंगाल में इलेक्शन होगा गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग आके वोट देंगे। 29 लाख वोट कट जाएंगे, 7 लाख वोट ऐड हो जाएंगे। जिन ईवीएम में
वोट आप डालेंगे वो ईवीएम ही नहीं काउंट होंगी, दूसरी काउंट हो जाएंगी, हाँ। और उसमें आप आपत्ति करेंगे तो डंडे मार के आपको बाहर कर दिया जाएगा। आई डोंट केयर फॉर यू। आपने बिहार के अंदर देखा मिश्रा जी, बच्चे जो हैं, जो शिक्षक के पद के लिए जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने कहा कि उन्हें वादा किया गया था इतनी 1000 पोस्टें उनके लिए निकाली जाएंगी। एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, बेईमानी होती है। अब बच्चे जब सड़क पर उतरते हैं, लाठियों से उनकी हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। सारे युवा जो नेता हैं उनको जेल में रस्से से बांध के ले जाते हैं। अच्छा, ये बंगाल की जनता को नहीं दिखा होगा क्या? ये बंगाल की जनता ने नहीं देखा होगा? भाई, बंगाल के तो बहुत सारे लोग दिल्ली और एनसीआर से मार मार के भगाए गए थे। बंगला भाषी को ही ये रोहिंग्या मानने लगे थे हमारे एनसीआर के लोग, उन्होंने नहीं बताया। लेकिन हु केयर्स भाई, आप वोट देना दें, आप 80% वोटिंग अपोजिशन के साथ कर दें तो भी जीतना तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि वहां जो एसआईआर का सुपरविजन करेगा वो भी ऊंचे पद पे चला जाएगा, और जो वहां का मुख्य चुनाव आयुक्त है वो भी ऊंचे पद पे चला जाएगा। तो हर चीज पहले सेट है। फिर उसके बाद हमारे माननीय कोर्ट्स पे जाएगा, वो 4 साल केस चलेगा, तब तक उनका अपना पूरा टर्म पूरा हो जाए। आपको याद होगा पुलवामा और पहलगाम के समय मोदी जी कहां थे? कहां थे? फिल्म बना रहे थे। तो फिल्म बना रहे थे, एक बार विदेश यात्रा में थे, एक बार फिल्म बना रहे थे जी। तो ऐसा क्यों होता है, जब हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के अंदर नहीं होते? और क्या कोई ऐसी घटना होने वाली है? मुझे कोई पूरा शक है मिश्रा जी, जब ये विदेश चले जाएंगे उसके बाद यहां पे 15 रुपए पेट्रोल पे और 20 रुपए डीजल पे बढ़ाए जाएंगे, और जब ये कहा जाएगा तो भक्तगण देखिएगा, पूरा गोदी मीडिया इस बात पे चालू हो जाएगा। अरे इसमें सरकार का रोल थोड़ी होता है, दाम सरकार थोड़ी बढ़ाती है, वो तो ऑयल कंपनीज ने बढ़ा दिया, इसमें मोदी जी की क्या गलती विचारों की? मोदी जी तो विदेश यात्रा पे गए हैं कि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, विदेश में ठंडी हवा लेंगे, मेहनत बहुत की थी, 2.5 महीने उन्होंने इलेक्शन की कन्विंसिंग की थी। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया जब $20 पर बैरल का तेल था इंटरनेशनल क्रूड प्राइस, तो हमें 100 रुपए का पेट्रोल क्यों मिल रहा था? लेकिन एक चीज बता दूं, आज 95.20 का डॉलर हो गया है, 95.20 रुपए का $1 हो गया है। और जिस प्रकार से ईरान ने भी बिल्कुल कमर कस ली है, और डोनाल्ड ट्रंप भी जिस तरह की अनाप शनाप पागलों जैसी बात कर रहे हैं, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस तरह की पागलपने की बात कर रहे हैं, तो ये संकट बहुत गहरा है। ये संकट को 2.5 महीने पहले हमको भांप लेना चाहिए था, लेकिन अगर भांप लेते तो चुनाव न जीत पाते, क्योंकि ये पता चल जाता। लेकिन ये बात तो देखिए बहुत बड़ा दंड है। देखिए, अगर आप हैं अपने, जैसे राजीव जी आपके डीवी लाइव के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सफलता का भी सारा श्रेय उनका है, असफलता का भी श्रेय उन्हीं का है। उनका काम है प्लान करना, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाना। सफल हो रहे हैं। अब आप लास्ट मंथ नंबर 2 पे आए थे, मेरे ख्याल से इस बार शायद नंबर 1 पे आ जाएंगे, जैसा लग रहा है हमको, तो आशा है कि नंबर 1 पे आ जाएगा, तो इसका श्रेय उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर कोई गलत निर्णय लेंगे या एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली दोष उनको मिलेगा। तो 2.5 महीने के बाद आपको पता चल रहा है कि आर्थिक परिस्थिति देश की खराब हो गई है। अरे हम जैसे नाचीज लोगों को, जिन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो जरा जरा सा ज्ञान लेके बैठे हैं, हमें पता था कि, और सारे वीडियो आप निकाल के देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान का कॉमन मैन सड़क पे ये कह रहा था कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और इलेक्शन के लिए कहा जा रहा है कि देश के अंदर केवल वो साहब, वो हर अखबार के ऊपर महाशिवरात्रि और सोमनाथ। अरे यार, भगवान सोमनाथ को हम भी मानते हैं, मैं भी दर्शन करके आया हूँ, द्वारकाधीश को हम भी मानते हैं, लेकिन भैया हिंदुओं को जिंदा तो रहने दो, हिंदुओं को कुछ खाने पीने तो दो, उनका जीवन तो चलने दो। अब आप सोचिए, आज के तारीख में हम लोग वैसे ही टैक्सी चलने से डरते हैं, इतने दाम बढ़ गए। अगर 15-20% दाम बढ़ जाएंगे तो उसके बाद ये टैक्सी डीजल के दाम कहाँ जाएंगे? वो बेचारे जो दुकान में करोड़ों करोड़ों रुपए का सोना लेके बैठे हैं, कह रहे आप सोना खरीदना बंद कर दो। पहले कहते थे कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपको मंगलसूत्र छीन लेगी। मंगलसूत्र तो बरात पहले ही 2.5-3 लाख रुपए का सोना चांदी करके आपने लोगों का सब कुछ छीन लिया था। अब उसके बाद आप हमको ही उपदेश दे रहे हो, खुद अपना सारी चीज इंपोर्टेड पहनते हैं मोदी जी। लेकिन सर, अब ये यही चिंता है, यही एक आशंका है कि क्या वास्तव में देश इस समय बहुत गंभीर आर्थिक संकट में है, और अगर है तो क्या ये इस संकट से उबारने का यही तरीका प्रधानमंत्री के पास है कि यहाँ पर आदेश दे दिए, अपील कर लिए और उसके बाद विदेश चल दे रहे हैं? यहाँ पूरा का पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए। हालांकि मांग तो तब भी हो रही थी जब आप बता रहे हैं कि 3 महीने पहले से आहट थी, संसद का सत्र चल रहा था, लेकिन विपक्ष को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। यहाँ सरकार भी इग्नोर करती है, उधर चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी इग्नोर करती हैं, लेकिन विपक्ष उसी समय मांग कर रहा था कि
संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आप खाड़ी में जो स्थितियां हैं उनकी वजह से जो पूरी एक परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा भारत उससे प्रभावित हो रहा है, तब इग्नोर कर दिया। अब जब खुद ही एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत विकट हो गई है, उससे अब उबर पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे में भी क्या जो विपक्ष की मांग है कि वो विशेष सत्र बुलाएं संसद का, आपको क्या लग रहा है कि मांग को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं करेंगे, करेंगे भी तो खुद नहीं आएंगे। देखिए आप ये बताइए मिश्रा जी, गांधी जी धोती पहन के क्यों घूमते थे? गांधी जी धोती पहन के क्यों घूमते थे? क्या गांधी जी अफोर्ड नहीं कर सकते थे धोती के सूट? नहीं, पहले तो सूट पहनते थे जब ब्रिटेन में थे और जब साउथ अफ्रीका में थे तो आपने देखी होगी उनकी फोटो, टाई वाई लगा के सूट पहन के घूमते थे। भारत में आके उन्होंने धोती पहनना क्यों शुरू किया? उन्होंने कहा मेरे देश के अंदर जब तक हमारे सब देशवासियों के पास चप्पल नहीं आ जाएगी, कपड़े पहनने को नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं इसी प्रकार से रहूंगा। क्योंकि उन्होंने देश को एक दिशा दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ आप पढ़िए, भाई लाल बहादुर शास्त्री की इतने साल के बाद देश इज्जत क्यों करता है? इसलिए इज्जत करता था कि वो दिखाते ही नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मैं बगल में खड़ा रहा, मुझे पता नहीं चला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ध्यान से देखा, मैंने कहा यार ये तो देश के वित्त मंत्री हैं जो बाद में प्रधानमंत्री बने। अनएज्यूमिंग, कार से उतरे, एक ड्राइवर ने आके दरवाजा खोला और बाहर निकल के यूं करके खड़े हो गए। कोई दिखाना नहीं कि इतने बड़े आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। देखिए मिश्रा जी, मैं तो ये मानता हूं बड़ा आदमी वो है जिसके पास बैठ के आपको ये ना महसूस हो कि वो बड़ा आदमी जी। जो आदमी अपना बड़प्पन दिखाते रहे और ये बगल में कोई नहीं आएगा, अकेले मैं हाथ हिलाऊंगा, अकेले मैं झंडी हिलाऊंगा, चाहे जनता हो ना हो, इसका माने वो आदमी या तो पागल है या बिल्कुल मूर्ख है। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि महानता का परिचय क्या होता है। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है, अगर मोदी जी कहें कि आज से इसका प्रभाव होता, अगर वो कहते आज से मैं कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करूंगा, ना मेरे जूते 2.5 लाख के होंगे, ना मेरा पेन 1.5 लाख का होगा, ना मेरा चश्मा 2.5 लाख का होगा, ना मैं 10 लाख का सूट पहनूंगा, ना मैं 5 बार ड्रेस बदलूंगा, जनता भी मान लेती। अरे यार जो उपदेश दे रहा है वही करोड़ों रुपए का विदेश, और उसके बाद आपने चाइना के लिए इंपोर्ट के लिए सब कुछ खोल रखा है। चाइना से आप देखिए आपका इंपोर्ट कितना बढ़ गया जी। जब ये अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जमाना था उससे डबल हो गया हमारा इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट 15% बढ़ा। तो इसका माने चीन के लिए रास्ते खोल दिए। अच्छा, ट्रेड डील आपने कर ली अमेरिका से, अब वो सेब वहां से सस्ता आ जाएगा तो यहाँ का सेब कैसे लोग कंज्यूम करेंगे भाई? बिल्कुल ऐसे ही खाने को नहीं। तो अगर खाने को होगा, जो चीज सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी, लोग खाएंगे। इंपोर्ट के रास्ते सारे खोल दिए, हर जगह ओपन ट्रेड डील कर दी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया कि जितना चाहो हमारे यहाँ भेजो। अरे भेज रहे हैं वो, फिर जब डंप हो जाएगा फिर कहेंगे खाओ मत। अरे अब ये संकट जो बड़ा संकट है, अब निश्चित तौर पर ये स्वीकार खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। और ये संकट अभी अचानक नहीं आया, आप जैसा कह रहे हैं कि पूरे देश को तो ये 3 महीने पहले से ही दिखाई पड़ रहा है। चुनाव की वजह से सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन क्या इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री क्या देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं या लगाने की तैयारी में है क्या? क्योंकि वो रिकॉर्ड बनाने में बड़े माहिर हैं। आर्थिक आपातकाल अभी कभी नहीं लगा है। उनको लगा था कि कभी यहाँ नोटबंदी नहीं हुई है, लेकिन नोटबंदी उससे पहले कई बार हो चुकी थी। तो कोई एक काम वो ऐसा करना चाहते हैं, बहुत सारे काम, हालांकि जब होता है तो पता लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। तो क्या इस तरह से वो कोई एक रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा कदम उठाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्थितियां तो बिल्कुल दिखाई पड़ रही हैं। जब आप सीधे सीधे ये अपील कर रहे हैं कि आप तेल जो है वो कुकिंग ऑयल कम कर दीजिए, यानी खाने पीने की चीज़ों में कटौती कर दीजिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब कि स्थितियां कहाँ चली गई हैं। हालांकि एक इसका दूसरा पहलू भी है कि हम लोग देखते हैं कि लोग उन्हीं के बहुत खास लोग जिनके ऊपर आरोप लगता है कि पूरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ उधर हो चुका है, यानी जो 2 उद्योगपतियों की खास तौर पर बात की जाती है, उनके यहाँ तो पैसा ऐसे उड़ रहा है अभी भी, जैसे लग रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं है। तो क्या इस तरह की आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति की कोई संभावना आपको दिखाई पड़ रही है क्या, कि कर सकते हैं प्रधानमंत्री ऐसा भी? देखिए, एक जो बात उन्होंने कही उससे लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कोविड टाइप सिचुएशन। कोविड टाइप सिचुएशन, अब कोविड टाइप सिचुएशन क्या है? कि कोविड टाइप सिचुएशन है कि मजदूर भाग रहे हैं बेचारे, बदहाल, सड़क पे निकलते हैं, पुलिस लाठी मारती है, घर के अंदर रहते हैं तो खाना नहीं मिलता है, बाहर जाते हैं तो खाना
देने वाले नहीं होते हैं, फिर वो अपने गांव की तरफ भागते हैं। हम्म। कोई साइकिल पे बेटी अपने बाप को लेके 1500 किलोमीटर चली जाती है, कोई अटैची के ऊपर बच्चे को लेके जाती है, लोग रास्ते में मर जाते हैं, तो उसके लिए तैयार कर रहे हैं। अब ये भी एक परेशानी है, लगता है, हो सकता है, आई डोंट नो। जब उन्होंने कहा एक साल तक थोड़ा मत खरीदो, या अंगूठी अंगूठी पहन के निकले तो रास्ते में पुलिस चेक करने लगी, भैया अंगूठी पहने हो, चेन पहने हो, ये सरकार के पास देश के लिए, भारत माता के लिए तुम दे दो। अब डकैती होने लगी, सब लूट लिया जाए। एक और मेरे को या ये भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे आज मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो भला हुआ कि वो कह रहे हैं कि सोना ना खरीदो, ये भी कह सकते हैं कि जिनके पास सोना रखा हो लाकर सब पीएम केयर्स फंड में जमा कर दो। यही मैं कह रहा हूं, लेकिन वो भी पीएम केयर फंड कैसा फंड है, कौन सा फंड है, किसका फंड है जी? ये सरकारी फंड है, इसका ऑडिट होता है क्या, या ये भी वही चुनावी बॉन्ड की तरह है? आज मेरे पास जयपुर से फोन आया मिश्रा जी। अब मेरे को सत्यता नहीं पता, लेकिन जो बात उन्होंने बताई बड़ी गंभीर है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये कार पूलिंग करो। अच्छा, जब उनका जयपुर से फोन आया मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगे साहब, जब जयपुर से दिल्ली के लिए कोई टैक्सी चलती है तो रास्ते में पुलिस वाले उसको रोकते हैं जी, और कहते हैं ये जो 4 लोग कार में बैठे हैं, ये अगर एक परिवार के हैं तब तो ठीक है। अच्छा। अगर इनके आधार कार्ड से प्रूव नहीं होता ये एक परिवार के हैं, इसका माने कि आप उल्लंघन कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट का, और आपका चालान कटेगा। तो मैंने कहा यार ये बात तो हो ही नहीं सकती जी। भाई एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि सब लोग कारपूल करो। अब भाई कारपूल करो, मैं सारे स्वामी कहां से पकड़ लाऊं भाई? मेरे को कोई शर्मा मिलेगा, कोई श्रीवास्तव मिलेगा, कोई खान मिलेगा, कोई राम मिलेगा, मैं अपने स्वामी कहां से लाऊं? मेरे घर में थोड़ी सारे इतने सारे स्वामी हैं, पूरी कार भर के ले जाऊं और सबको जबरदस्ती थोड़ी में ले जाऊंगा। जाना मुझे कैलाश पेश है, दूसरे को जाना है गुड़गांव में, उसको भी कार में बिठा के कैलाश ले जाओगे। बेटा मोदी जी ने कहा तो वहां से गुड़गांव अपना बस पकड़ के ले जाओ। अच्छा, खुद तो 15 करोड़ की इंपोर्टेड गाड़ी में घूमते हो जी, विश्व के सबसे महंगे विमान पे तुम घूमते हो, सारे दुनिया का ऐश तो आप ले रहे हो, 5 बार ड्रेस बदलते हो। हम बेचारे अपनी कार भी में कहीं ओला उबर में चले जाते हैं कुछ अपना सामान राशन पाशन खरीदने के लिए। अब पुलिस यही ना कहे कि आप लोग चाहे महीने में 4 बार आप घर से बाहर निकले। अब हम लोग कहाँ खाएं, कहाँ पिए, क्या करें? कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, वो होटल रेस्टोरेंट वाले वैसे ही बर्बाद हो गए। अब ये सोने के व्यापारी अपने बर्बाद हो गया, शेयर मार्केट 1.5% गिर गया, लाखों करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ों रुपए डूब गया और रुपया और ज्यादा कमजोर हो गया। अभी तो देखिए होना क्या है, ये 2.5 महीने से पता था, लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन में दुष्प्रभाव न पड़े इसलिए ये लोग अपना दम साधे बैठे हुए थे। लेकिन भैया मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को अगर आपके पास हो एंटायर पॉलिटिक्स साइंस का सिलेबस भिजवा दीजिएगा, मैं देखूं उसमें पढ़ाया क्या जाता है। नहीं, मुझे तो आज तक कोई विश्वविद्यालय मिला भी नहीं कि कहीं पे पढ़ाया जाता हो। आप कह रहे हैं सिलेबस की बात कर रहे हैं। मैं तो आप तो चूंकि अध्यापन से जुड़े हुए हैं, आपके पास अगर कहीं कोई रिकॉर्ड में हो कि कोई विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में भी अगर ये विषय पढ़ाया जाता हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है। मैंने कहा कि उसका कोई सेगमेंट भी अगर होता हो, कोई स्पेशल पेपर उसका होता हो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के नाम से, तो हंसने के अलावा कोई जवाब नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े मोदी जी के समर्थक भी हैं, वो भी नहीं बता पाते हैं। तो ये तो पूरा देश क्या पूरी दुनिया हैरान है कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। जिस विश्वविद्यालय ने दिया मैं तो वहाँ कई बार पूछ चुका हूँ। तो ये एक बिल्कुल एक दुर्लभ विषय है। उसी तरीके से कि एक हर दुर्लभ काम करने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि देश उस स्थिति में आ गया हो कि अब उनको ये दुर्लभ काम भी अब करना पड़ जाए जो अभी तक नहीं हुआ है देश के इतिहास में 1947 से लेकर अब तक। यानी देश में कभी आर्थिक आपातकाल की स्थिति नहीं आई है, लेकिन कल के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा न हो कि आर्थिक आपातकाल की घोषणा करें, कुछ ये प्लानिंग चल रही हो और आए, जैसा आपने कहा कि यूरोप जा रहे हैं, तेल के दाम बढ़ जाएं इस बीच में, और जब लौट कर आए तो कहे कि अब सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, इसलिए हमको अब ये कदम उठाना पड़ रहा है। आर्थिक आपातकाल तो मिश्रा जी हो ही गया है। फरीदाबाद में मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से रोज कभी सेक्टर 24 में, कभी सेक्टर 28 में, कभी सेक्टर 37 में हजारों वर्कर्स अपनी फैक्ट्री के सामने आंदोलन कर रहे हैं। नोएडा के अंदर हुआ था, मुजेसर के अंदर हुआ था, गुड़गांव के अंदर हुआ था, हर जगह हुआ था जी। भाई ये आर्थिक आपातकाल ही तो है भाई। चलिए हम आप तो कम से कम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारी ये स्थिति है कि हम ये सोच रहे हैं कि आपातकाल में होगा क्या। अरे जो 80% गरीब आदमी है वो तो आर्थिक आपातकाल पिछले 11 साल से झेल रहा है। बिल्कुल। उसको देते क्या है आप?
थोड़ा सा अनाज दे देते हैं, और जितने का अनाज देते हैं उसकी कीमत क्या होती है भाई? जी। आप मिश्रा जी बताइए, 5 किलो, आप तो गांव का भी बैकग्राउंड होगा आपका, 5 किलो चावल का रेट क्या है? हम्म, हार्डली 150 रुपए। जी। तो 150 रुपए एक आदमी को दे रहे हैं आप, 150 रुपए एक आदमी को दे रहे हैं, हाँ। और उस पर एहसान ऐसा जता रहे हैं, और उस पर आप पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा के, जीएसटी बढ़ा के 2,000 रुपए उससे वसूल रहे हैं, फर्टिलाइजर पे दाम बढ़ा के, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पे दाम बढ़ा के, स्मार्ट मीटर लगा के उसको लूट रहे हैं, 150 का फायदा दे रहे हैं, 2,000 ले रहे हैं, फिर एहसान जता रहे हैं। तो वो तो बेचारा आर्थिक आपातकाल को झेल रहा है, जी। हमें आप तो बचे हैं। हाँ। अच्छा, हम आप भी कब तक बचेंगे हम्म, भाई? अभी आप कार लेके मस्ती चले आते हैं, 5,000 रुपए महीना आपका पेट्रोल का बिल आता होगा, अब 7,000 आ जाएगा, 2,000 इनकम कम हो जाएगी ना। जी। जब 2,000 इनकम कम हो जाएगी तो बाजार में खर्ची अपने कम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये बेचारे जो सरकारी लोग हैं, चलिए इनको तो ये है अपना मस्ती लेते हैं, ये तो व्हाइट एलिफेंट्स हैं, इनको पेंशन भी मिलती है, फिर एमएलए एमपी तो और ही बड़े व्हाइट एलिफेंट्स हैं, ये तो इंपोर्टेड व्हाइट एलिफेंट्स है। हाँ। एक इलेक्शन जीते तो एक पेंशन, 5 इलेक्शन जीते तो 5 पेंशन, हाँ। लाखों में तो पेंशन पीते हैं। जी। और देश की जनता बेचारी 11,000 रुपए में जीवन यापन करती है, क्या खाएगी क्या बिछाएगी? उसके लिए लाठियां भाजते हैं उस पे, बच्चे अगर नौकरी मांगते हैं उस पर लाठी भाजते हैं। अच्छा, उस पे इलेक्शन का कोई कोरिलेशन खत्म हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग केचुआ जो है वो अपनी सारी हदें पार कर चुका है देश के। लेकिन अब देश की जनता करे तो करे क्या? जी। जब आप ईवीएम में मिश्रा जी जिसको वोट डालेंगे, उस ईवीएम को ही बदल दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की चिंता तो यही थी कि अगर आप किस चीज़ से डरता है डेमोक्रेसी में, ये इसी जनमत से डरता है कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो 5 साल बाद जनता हमको सबक सिखा देगी। लेकिन आपने अपने हिसाब से जनता को ही तय कर लिया है कि अब जनता कौन सी जनता है जो वोट देगी, तो फिर जनता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो जनता अभी तक शायद इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। ऐसा हालांकि बड़ी संख्या में लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो होता है और जो एक नैरेटिव सरकार बना देती है कि विपक्ष हार रहा है, इसलिए इन बातों को तूल दे रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी उसी चीज़ को समझ रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जनमत का निरादर कैसे किया जा रहा है, कैसे उसको इग्नोर किया जा रहा है। चिंता ही नहीं है, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री को वास्तव में चिंता ही नहीं है कि पब्लिक क्या सोचेगी और क्या करेगी। तो सबसे जो गंभीर बात है, सबसे खतरनाक बात है, वो यही है, और वो ऐसा इसीलिए हो रहा है। नहीं मिश्रा जी, देखिए, ये जो सोचने वाले लोग हैं, जो देश का भला सोचते हैं, देश का भविष्य सोचते हैं, देश के हित की बात करते हैं, एकात्मकता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो लोग हैं जो 10% हैं। देखिए, आप गरीब आदमी की मनोभावना को समझिए। गरीब आदमी बेचारा कहीं पे झुग्गी डाल के बैठा हुआ है, 5 आदमी रहते हैं, 150-200 रुपए शाम तक कमा लेता है, चूल्हा जला लेता है लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके। उस आदमी को अगर आप 10,000 रुपए इलेक्शन के दिन दे देंगे, 10,000 की गड्डी तो उसे सालों बीत गए होंगे, उसने नहीं देखी होगी, तो बेचारा क्या करे गरीब आदमी? वो तो कहता है बड़े अच्छे मालिक हैं यार, 10,000 रुपए हमें दे दिए, बिना मतलब के दे दिए, वो जाके ठप्पा लगा देता है। अच्छा, ये भी सुना है कि वहां पे क्या करते थे, 10,000 रुपए देते थे और उंगली पे निशान लगा देते थे कि बेटा तुम्हें वोट देने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लोग वोट दे देंगे, तुम चिंता मत करो। तो देखिए, जनता का कोई दोष नहीं है, इसलिए जो अभिषेक बनर्जी ने अब चार्ज लगाया है वो सीरियस चार्ज कि जिन ईवीएम में वोट पड़ा था, जिनके 17C में सीरियल नंबर पड़े थे, वो सीरियल नंबर जिन पे काउंट हुए उसे मैच नहीं करता, और जब उनके कार्यकर्ताओं ने इसको ऑब्जेक्शन किया तो उन्हें मार के बाहर भगा दिया गया। अब बताइए, अब इस पे जनता क्या करे? बिल्कुल बात सही है कि आपने पैसा दे दिया, आपने धमका दिया, आपने देखा होगा वो उत्तर प्रदेश के अंदर वो पुलिस वाले औरतों को पिस्तौल तान के कह रहे हैं तो वोट डालने नहीं जाओगी, वो भिड़ी नहीं। अब अखिलेश यादव अपना करते रहेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, वो भी 50 सीट पे सिमटेंगे। तो सर, अच्छा, एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये अब इस तरह का संकट दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में अब आने वाले, हालांकि चुनाव अभी दूर है, 7-8 महीने हैं चुनाव, अब जो चुनाव होंगे तो क्या उसमें फिर ये जो फ्रीबीज बांटने की घोषणाएं होती हैं या 10,000 20,000 रुपए अकाउंट में डाले जाते हैं, इसमें कोई कमी आएगी या इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है? केवल लोगों से ही अपील की जाएगी कि आप आधा खाना खाओ और आधा पेट्रोल खर्च करो? देखिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी 2 महीने पहले से शुरू कर दी है। पता नहीं आपके इलाके में है कि नहीं, मेरे इलाके में हर 500 मीटर में धर्म सम्मेलन कराए जा रहे हैं, और उसमें एक ही चीज याद कराई जा रही है लोगों को, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अच्छा,
माने भगवान जैसा चाह रहा है, अरे भगवान है परम पिता परमेश्वर, उन्होंने चाहा है तुम भूखे मरो, नाले में मरो, गिर के मरो, बिना दवा के मरो, बिना ऑक्सीजन के मरो, इसमें भगवान की है मर्जी, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मोदी जी का इसमें क्या दोष है भाई? मोदी जी तो विदेश यात्रा पे चले गए, भाई यही तो कर सकते थे ना कि आपके हित के लिए वो जाके ठंडे देशों में जाके घूम आए, चले गए, बढ़िया हवाई जहाज में चले गए। अब इससे ज्यादा मोदी जी से क्या एक्सपेक्ट करते हो यार? चाहे विधि राखे हम ताहे विधि रहिए। तो सर इसका इतना ज्यादा अच्छा उपयोग किया गया है जी। तो हमारे इलाके में तो अभी नहीं दिखाई पड़ा है ये धर्म सम्मेलन, लेकिन अब आपके इलाके में अगर हो रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, हमारी तरफ भी आएगा। देखते हैं लोगों को क्या लगता है। लेकिन जो गंभीर आर्थिक संकट दिखाई पड़ रहा है ये अब स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जबकि इसको पहले ही स्वीकार करना था और एक प्लानिंग की जानी चाहिए थी। चुनाव थे तो क्या हुआ? चुनाव जीतने के आप दूसरे तरीके आजमा ही रहे हैं। केवल अगर आप वास्तविकता स्वीकार कर लेते देश की तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। पर अब जो दिखाई पड़ रहा है वो गंभीर संकट की ओर एक इशारा कर रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। प्रधानमंत्री तो चले जाएंगे विदेश, लेकिन जो संकट आएगा उस संकट का सामना हमको आपको करना ही पड़ेगा, और लौट के आएंगे तो प्रधानमंत्री को भी करना पड़ेगा। देखते हैं कि वो किस तरीके से इस संकट से देश को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। एक और अपील है, एक और अपील है। पिछली बार मिसेस बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दे आए थे, 7.5 कैरेट का, कहीं इस बार जाके वहां कोई सारे जितने वहां के बड़े बड़े नेता हैं उनको 10-10 कैरेट का हीरा ना सबको बांट दे। महाराज हमारे देश की जनता में कृपा रखिए। आप तो जाके कहीं 5,000 करोड़ दे आते हैं, कहीं 7,000 करोड़ दे आते हैं। आप तो भैया राजा बाबू हैं, राजा बाबू अपना मस्ती से बाल वाल काट के तेल में लगा के आप तो निकल लिए। देश की जनता इस समय कष्ट में है, इस समय हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी भावनाओं को थोड़ा सहलाते। फिर आप तो निकल लिए, चलिए अब स्विट्जरलैंड जाइए, नीदरलैंड जाइए, वहाँ फोटो खिंचवाइए, और हो सकता है तो इटली भी निकल जाइएगा, मेलोनी जी से भी मिलाइएगा। है प्रोग्राम उसमें जो रूट प्लान है उसमें इटली भी है सर। अब तो देखते हैं। इटली के तो मेरे ख्याल से इटली के होना नहीं चाहिए, लेकिन वहां जा रहे हैं। अब क्या कुछ होता है, पर देश की जनता के लिए एक कह लीजिए कि गंभीर चिंता की बात जो है वो कह के गए हैं। अब ये भी है कि पता नहीं डरा रहे हैं कि वास्तव में देश में आर्थिक संकट गंभीर संकट है, पर संकट जो है वो दिखाई तो पड़ ही रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। तो देखते हैं सर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, बात हुई। और अब ये एक गंभीर आर्थिक संकट से किस तरह से देश को निपटना है, क्या केवल यही तरीका जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं? और प्रधानमंत्री अगर बता रहे हैं तो फिर अगर इस पर अमल सबको करना है तो खुद प्रधानमंत्री और उनके तमाम लोग उस पर अमल करते नहीं बल्कि उसका सीधे उल्लंघन करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता किस तरह से प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करेगी, देखने वाली बात है। पर रहेगा नहीं तो अमल करेंगे ही लोग। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।